कोको हाई प्रस्तुत करता है फलसफा, एक ऐसा मंच जहां हम कलाकारों की कहानियों के जरिए जीवन के गहरे सच को छूने की कोशिश करते हैं। और इस सफर में हमारा साथ दे रहा है हमारा मार्केटिंग पार्टनर टीबीबी द बिग बैंग। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी कलम से निकले शब्द महज गाने नहीं बल्कि समाज का आईना होते हैं। उन्होंने बंबई में काबा जैसे गानों के जरिए ऐसे लाखों लोगों की पीड़ा को अपने गीत के माध्यम से दर्शाया है। जब कोविड का वक्त था, उस वक्त हर कोई पलायन कर रहा था बड़े शहरों से अपने गांव की तरफ, और ये गाना उसी पीड़ा को दिखाता है। तो आज के हमारे गेस्ट हैं गीतकार डॉक्टर सागर, एक ऐसे लेखक जो गहराई से सोचते हैं और दिल से लिखते हैं। आइए बिना किसी देर के सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। डॉक्टर सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत अजय सर, बहुत शुक्रिया आपका इस फलसफा में बुलाने के लिए। फलसफा में आकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज जिंदगी के फलसफे आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। क्या बात है सागर जी, रियली मैं बहुत, मेरा मतलब ये, मेरी जो सोच है ना, जो गीतकार होते हैं उन्हें ऊपर वाला कुछ अलग ही सांचे में ढालता है। क्योंकि जो एक गीतकार है वो इतने क्रिएटिव होते हैं जो गीतकार होते हैं, क्योंकि जो सिचुएशन भी उन्हें मिलता है वो उसमें बखूबी गीत लिख देते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपने ये लिखना शुरू किया, आपने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है, कुछ बातें बताइए उसके बारे में। आपने जो, देखिए अजय जी, आपने जो सवाल उठाया क्रिएटिविटी की जी, ये जो रचनाकार होते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक हों, चाहे वो क्रिएटर हों, किसी भी तरह के क्रिएटर हों, तो ये बात तो सच है। मैं मानता हूं कि कुछ तो पैदाइशी चीजें मिलती हैं। जी जी जी। सपोज कीजिए कि मैं 4 भाई हूं, मेरे 3 भाइयों को गुलजार साहब के बारे में नहीं पता होगा। उनको वो नहीं जानते होंगे कि गुलजार कौन जी। तो गुलजार साहब को वो नहीं जानते, साहिर लुधियानवी को तो खैर कैसे जानेंगे। तो उसी परिवेश में, जिस परिवेश में मेरे चारों भाई, हम चारों भाई बड़े हो रहे हैं, तो एक को मिल जाता है। तो ये तो तय है कि उसी परिवेश में रहते हुए जी, एक सागर है जिसको कि ये लिखने की कला आ गई। तो कुछ तो है, बाई बर्थ है, कुछ जन्मजात है, कुछ पैदाइशी ये प्रतिभा तो है। नहीं तो उसी परिवेश में रहते हुए मेरे भाइयों को भी कुछ आता। पहली चीज। दूसरी बात ये है, आपने कुछ सवाल उठाए कि आप कैसे लिख देते हैं, सिचुएशन दिया जाता है या धुन दी जाती है। तो अजय जी, मैं आपको बताऊं कि मैं बचपन से ही धुनों पे लिख रहा हूं। अच्छा। कैसे कि जितने लोक जीवन के गीत थे, चाहे कजरी, सोहर, झूमर, चैता, फगुआ, ये जितनी लोक जीवन की धुनें हैं, इन्हीं धुनों के मीटर पे मैं लिखता था। अच्छा। सपोज कीजिए कि एकता मोबारी हो भोरी, दोसरे पिया के हो चोरी, वाह, तीसरे हो बिरह के दहिया मातल या राम। तो ये मीटर है। मैं बचपन से, ये धान रोपनी का गीत है, औरतें खेतों में धान रोपते हुए गीत गा रही हैं। मुझे मीटर समझ में आ रहा है। एकता मोबारी हो भोरी, दोसरे पिया के हो चोरी। तो भोरी और चोरी का जो काफिया मिल रहा है, मिल गया। तो ये काफिया वो खेतों में धान रोपती हुई औरतों से मैंने लिया है। वाह। मैंने कोई पीएचडी में ये सब नहीं सीखा है। मैंने ये चीजें धान रोपती हुई औरतों से लिया है। जो वो लोग गाना गाती हैं, जो गाना गाती हैं। बलिया में बलिया का रहने वाला हूँ,
बलिया से मेरा गांव 60 किलोमीटर दूर है, ककरी। ककरी। हाँ। तो ककरी जो ककरी है, औरतें जब ददरी मेला नहान करने जाती थी, तो वो गाती थी कि गुरुचरण मिलेला बड़ी भाग से। हाँ। तो अब मैं उनके गीत सुनते सुनते मैं खुद 60 किलोमीटर बचपन में पैदल गया हूँ। अच्छा, सुनने के लिए? सुनने के लिए। औरतों का एक बहुत बड़ा समूह होता था। अच्छा। जो गीत गाते हुए, निर्गुण गाते हुए निकलती थी, ददरी मेला के गीत गाते हुए। मैं उस लालच में, गीतों के लालच में, मैं 60 किलोमीटर बचपन में पैदल चला हूँ। वाह। तो ये जो पूरा मेरा परिवेश है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं ककरी में पैदा नहीं हुआ होता तो मैं इतने रंग जीवन के नहीं देखे होते, इतनी धुनें नहीं देखी होती, और मैं इतना उसी मीटर, उन मीटर पे मैं गीत लिखना नहीं सीखा होता जी। तो मैं आपको बताऊं अजय जी कि मैं जब 6वीं क्लास में था, मैं बार बार अपने गुरु का नाम लेता हूं, सत्यदेव पांडे मेरे गुरु हैं। लेना भी चाहिए। हाँ, अगर आप अगर सीखते हैं। पीएचडी करने के बाद से मैंने उनके पांव पखारे थे। अच्छा। और बड़े वो इमोशनल हो गए थे कि अरे तू अबले भुलैला ना, इतना बीएचयू चल गेला, जेएनयू चल गेला। और वो इमोशनल होकर रोने लगे थे जब मैंने बताया कि मैं थाली में आपका पांव पखारना चाहता हूँ। उनका सबसे बड़ा योगदान है कि देखिए, हिंदी लोक जीवन में हिंदी को तरजीह दी जाती है। आप माइक हाथ में आते ही आदमी हिंदी में बोलने लगता है। लेकिन उस गुरु ने, जब मैं भोजपुरी में धुनों पर गीत लिखे, कजरी, सोहर, झूमर, चैता, फगुआ, इन तमाम धुनों पर मैंने गीत लिखे, और उन गीतों को उन्होंने तवज्जो दी और उन्होंने कहा कि आप बहुत आगे जाओगे, इसको कंटिन्यू रखना। 6वीं क्लास में रहते हुए 6वीं, 7वीं, 8वीं 3 बरस जो मिडिल स्कूल होता है, उसमें मेरे गीत उस इलाके के जितने बड़े सिंगर थे वो गाने लगे थे, और जितने स्कूल थे उसमें जो मेरे सीनियर जूनियर सब मेरे लिखे गीत गाने लगे थे। अच्छा। तो ये जो आप बोल रहे हैं, मैंने आपके भी धुनों पे गीत लिखे हैं। तो जो आप बोल रहे हैं कि आप धुनों पर, सिचुएशन पे कैसे लिख लेते हैं, तो ये मेरे बचपन का रियाज है। बचपन से ही रियाज। क्योंकि मैंने लोक धुनों पर मैं गीत लिखते हुए बड़ा हुआ हूँ, इसलिए जब मैं सिनेमा में आया तो मुझे धुनों पर लिखने में कोई दिक्कत नहीं। जी। तो ककरी से बनारस, और बनारस से जेएनयू, जी, और फिर जेएनयू से मुंबई जैसे बॉलीवुड, जी, पहचान बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी होगी आपको। लेकिन एक जेएनयू का एक सफर जो है, जहां से आपने पीएचडी की, इतनी तालीम हासिल की आपने। देखिए, जो सबसे पहले आपने सवाल उठाया, ककरी से बनारस आया, बीएचयू आया, और मतलब बलिया से बीएचयू, बीएचयू से जेएनयू, और जेएनयू से फिल्म इंडस्ट्री मुंबई। तो ये जो पूरी यात्रा है, ये बहुत रोचक यात्रा है। तो सुनाइए उसमें। मैं इसको बहुत संघर्ष नहीं मानता। जो मेरा संघर्ष था, असल जो संघर्ष था वो गांव का संघर्ष था। अच्छा। मेरा रहना, खाना, बुनियादी जरूरतों का अभाव उतना ही था। जब यूनिवर्सिटी में आ गए तो वो तो एक खूबसूरत यूनिवर्सिटी, आप दुनिया की सुंदर यूनिवर्सिटीज में से एक में पहुंचे हैं, बीएचयू, और जेएनयू, तो जीवन सुंदर हो गया। और मैंने अभी एक इंटरव्यू में जिक्र किया है कि बनारस में रहते हुए मैं कुछ बड़े विद्वानों का नाम लेना चाहूँगा जी। मैं विद्यानिवास मिश्र को बहुत पढ़ता था। कौन तू फुलवा बीनन हारी, छितवन की छाह, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अग्निरथ, ये सारे निबंध मैंने पढ़े थे विद्यानिवास मिश्र जी के। मैं सोचता था कि काश कभी इनसे मैं मिल पाता। तो लंका गेट पे साहित्य अमृत पत्रिका मिलती थी 10 रुपए की। ये किस्सा रह गया था, विजीत सिंह के साथ ये किस्सा रह गया था। मैं सोच रहा हूँ कि अजय जी के साथ इस किस्से को शेयर किया जाए, यही फलसफा कहा जाए। हाँ, तो उसमें हुआ यूं कि मैं छितुपुर गेट पर शीतल लॉज में रहता था उस दरमियान, और मेरे पास 10 रुपए थे।
हाँ। उस 10 रुपए में मैं चावल दाल खरीद सकता था। बात 1999 की है। मैं चावल दाल खरीद सकता था, या मैं 10 रुपए की साहित्य अमृत खरीद सकता था। अच्छा। और मैं अजय जी लंका गेट पे, मैं किताब की दुकान पे मैं सोच में पड़ गया, और इतनी अंदर बेताबी थी पत्रिका को पढ़ने की। तो मैंने फैसला लिया कि यार 1-2 दिन खाए बिना तो रहा जा सकता है, लेकिन पढ़े बिना नहीं रहा जा सकता है। तो साहित्य अमृत मैंने खरीद लिया। हाँ। और खरीदने के बाद फिर उसी में एड्रेस लिखा हुआ था। अच्छा। विद्यानिवास मिश्र रहते थे बासा बाग कॉलोनी, सिगरा। बाग सिगरा, या सिगरा में। मेरे पास पैसे नहीं थे जाने के लिए। मैं बीएचयू से पैदल ही निकल गया। अच्छा। मैं सिगरा पहुंच गया। अच्छा। मैं गया तो बाहर लिखा हुआ था विद्यानिवास मिश्र, एक तरफ लिखा हुआ था डॉक्टर दयानिधि मिश्र आईपीएस, यानी उनके छोटे भाई उस समय बनारस के सीनियर आईपीएस ऑफिसर थे। तो मैं, अब पुलिस लगी हुई थी तो वहाँ आईपीएस लिखा हुआ था, तो मैं समझ गया पुलिस लगी हुई थी। मैं डरते सहमते मैं विद्यानिवास मिश्र जी के वहाँ दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजा नॉक किया, और उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, और माता जी को देख करके मैं धन्य हो गया। ज्यों मैं दरवाजा उन्होंने खोला, मैं भूखा था, थका हुआ था, लेकिन मैं बड़ा उत्साहित था। और उन्होंने कहा चलो 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 जल्दी हाथ धो लो और खाना खा लो, गरम गरम खाना तैयार है। मैंने कहा अरे मैं तो भूखा भी हुआ था, मैं तो खाना खा के निकला नहीं था। और उन्होंने जो है मुझे खाना खिलाया, और फिर मैं बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ गुरुजी से। तो वो लेके गई वो कमरे में। उस दिन उनको थोड़ा बुखार भी था। अच्छा। और मुझे लेके गई और मैं मिला, और मैंने सारी किताबों का, उनकी रचनाओं का जिक्र किया। तो वो बड़े खुश हुए कि कोई इतनी तल्लीनता के साथ, एक एक लाइनें मुझे आज तक याद है उसको। तो बनारस में शिव प्रसाद सिंह से पत्राचार हुआ, विद्यानिवास मिश्र से मैं जाके मिला, और अवधेश प्रधान, अवधेश नारायण मिश्र, इन तमाम विद्वानों से, चौथीराम यादव उस समय प्रोफेसर थे बीएचयू के, तो उनसे मिलना, उनसे सीखना। कबीर पर बुनियादी तौर पे जो मैं समझा हूँ वो एक्चुअली चौथीराम यादव से समझा। और वहां से फिर मैं जेएनयू पहुंचता हूँ, और जेएनयू आके थोड़ी दुनिया बदलती है। जेएनयू आने के बाद पंख लग जाते हैं अपने सपनों को। आपका गाना भी है पंख पे, ख्वाबों को सच करने के लिए। मेरा बहुत पसंदीदा गाना। तितली ने सारे रंग बेच दिए। वापस चलते हैं जी। बम्बई में काबा जी। जहां से आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। जी। अनुभव सिन्हा ने वो गाना बनाया था, मनोज बाजपेयी जी ने गाया था। वो गाना आपको उस दौरान, जब कोविड में, जब इतनी भाग दौड़ इधर उधर सब था, वो गाना आपको कैसे मिला, और उस गाने को लिखने के लिए इंस्पायर किसने किया आपको? हाँ, वो उस गीत की चर्चा जरूरी है, क्योंकि उस बम्बई में काबा से ही मेरी जिंदगी की मेरा संघर्ष खत्म हुआ एक्चुअली। क्योंकि उस गाने ने आपको विश्व पटल पे ला दिया। उसको बहुत बड़े कैनवास पे उसको सुना गया, देखा गया, समझा गया। तो खास तौर से मैं अनुभव सिन्हा से बहुत पहले से मिलना चाहता था। अच्छा। लेकिन ऐसा संयोग बन नहीं पाया। हाँ। मुझे लगता था कि यार ये हमारी तरफ के हैं, बनारस के हैं, उनके बारे में पढ़ के तो मिल के उनको अगर मैं अपनी बातें सुनाऊंगा तो ज़रूर उनको मेरी चीज़ें पसंद आएंगी। लेकिन ऐसा कोई संयोग बना नहीं। हाँ। लेकिन कोरोना काल में जब माइग्रेंट्स संघर्ष करते हुए अपने घरों को जा रहे थे, और कितनों की जानें चली गई रास्ते में, तो ये जो शहर और गांव का अंतर्द्वंद है, जो लाइन मैंने लिखी है कि गांव शहर के बीचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बानी, आ 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी।
तो ये बड़ा ही दर्द था जो कि हर एक प्रवासी का होता है। हर प्रवासी का ये दर्द है। हाँ। बिल्कुल। तो आप समझिए कि अनुभव सिन्हा इस पे काम कर रहे थे और उनके पास एक वेस्टर्न का म्यूजिक ट्रैक था। अच्छा। जिस ट्रैक पे वो काम कर रहे थे और कई लोगों से उन्होंने लिखवाया भी था। अच्छा, उसी ट्रैक पे? उस ट्रैक पे लिखवाया था, उन्होंने काम किया था। मुझे बाद में पता चला। अच्छा। ये बात खुद अनुभव सर ने मुझे बताई थी। तो एक्चुअली विमल चंद्र पांडे हैं जो राइटर डायरेक्टर हैं। वो अनुभव सर से मिले थे और उन्होंने ही एक्चुअली मेरा जिक्र किया अनुभव सिन्हा से। जबकि अनुभव सिन्हा ने ट्विटर पे ट्वीट किया था कि मैं भोजपुरी में अच्छा लिखने वाला ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन तब मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं था। लेकिन कुछ मेरे जेएनयू के दोस्तों ने वहां मेरा नाम मेंशन किया था। अच्छा। कि आप डॉक्टर सागर से मिल सकते हैं। लेकिन विमल चंद्र पांडे मिले और उन्होंने मेरा जिक्र किया कि आप डॉक्टर सागर से मिल सकते हैं। तो उन्होंने नंबर दिया और बोला कि उनसे बोलिए मुझे फ़ोन करने के लिए। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया। अनुभव सिन्हा ने कहा कि मैं आपको शाम को बात करूंगा 7 बजे। और फिर उनका फ़ोन आया और उन्होंने पूरा सिचुएशन बताया कि किस तरह से लोग अपने अपने गांव को छोड़ करके शहरों में आए हुए हैं। ये बम्बई तो एक मेटाफर है। ये बम्बई कोई शहर नहीं। कभी के लिए बम्बई दिल्ली है, पंजाब है, कलकत्ता है, जहां यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग संघर्ष करने के लिए बड़े महानगरों में आते हैं। तो बम्बई से मेरा जो मेरा मेटाफर है वो महानगरों का मेटाफर है। और उन्होंने कहा कि आप इस पे लिखिए। मीटर उन्होंने दिया कि दादा दादा रा दादा दादा रा दादा। अच्छा। ये मीटर था। अच्छा। जब मैं सुना, वो वेस्टर्न म्यूजिक था, दादा दादा रा दादा दादा दादा। तो ये मीटर सुनने के बाद मैंने कोशिश की कि मैं जल्दी सो जाऊं। जब मेरे पास भारी काम आता है तो मैं मतलब वो प्रोसेस में आप जाना चाहते हैं। मैं उसको डाल के और मैं छोड़ देता हूँ अपने सॉफ्टवेयर में। उसको डाल के छोड़ देता हूँ, सॉफ्टवेयर अपना अंदर काम करता है। तो मैंने छोड़ दिया। मैं 7 बजे सुबह जग गया और जगने के बाद मैंने अनुभव सर से पूछ लिया था कि सर आपको कितने बजे फ़ोन किया जा सकता है दिन में। उन्होंने कहा कि मैं 11 बजे बिल्कुल रेडी रहता हूँ। आप 11 बजे के बाद कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं 7 बजे सुबह जग के और मैं उस मीटर पे गया कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा, दादा दादा रा दादा दादा दादा, ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। इसके बाद के जो अंतरे हैं, तो जब ये लाइन आ गई, पहली ही बार में ये लाइन आई। अच्छा। बगैर कुछ सोचे, मुझे लगा कि लग रहा है कि ये लाइन परफेक्ट है। ये ना तब बम्बई में काबा यहाँ काबा, 2 बीघा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अझुराइल बाटे नून तेला शैम्पू में, मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा अजू अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में। एक अधिकारी हैं, एडीएम ऑफिसर हैं इस समय, राकेश पटेल। तो उन्होंने कहा कि मैं बम्बई में काबा सुनते हुए अपनी गाड़ी में जा रहा था और रास्ते में दोनों तरफ खेत थे। और जब ये लाइन आई कि मनवा हरियर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, कहे कि गाड़ी रोको, और उतर के और उन्होंने मिट्टी हाथ में लिया। तो कहे कि आपके गीतों से इतना लगाव है कि प्रैक्टिकल करने का मन किया कि यार रोको थोड़ा सा, हाथ को, मिट्टी को हाथ में लिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो मैं लिखता हूँ तो लोगों को बहुत व्यावहारिक तौर पे बहुत अपना लगता है। जो भी लोग जीवन में जीवन जिया है उसके बहुत करीब लगता है वो। तो मैंने जब अनुभव सर को मैं सुनाया, मैं 11 बजे फ़ोन किया तो कह रहे हैं कि सर बोल रहे कि लिख लिए क्या।
तो मैंने कहा कि हाँ सर लिख दिया है। अरे बहुत जल्दी। तो हम कहे कि जी सर, तो सुनाइए। मैंने पहली लाइन सुनी फोन पे क्योंकि कोरोना का टाइम था। अच्छा, कोई मिल नहीं सकता था उस दरमियान। तो मैंने ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा, हाँ बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटा तानी, बन के हम सिक्योरिटी वाला डबल ड्यूटिया खटा तानी, आ ढिबरी के बाती के जैसे रोज रोज हम घटा तानी। वाह वाह वाह। केकरा इतना शौक बाटे मच्छर से कटवावे के, आ के चाहेला यह तरे अपने के नर भसावे के। काबा ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा। और जब मैंने ये लाइन पढ़ी अनुभव सर के लिए कि आके देख सहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, आके देख सहरिया बबुआ का भेड़िया धसान लगे, आ मुर्गी के दरबा में जैसे फसल सभे के जान लगे, मुर्गी के दरबा में जैसे फसल सभी के जान लगे। काबा ना तो बम्बई में काबा। तो अनुभव सर ने कहा कि आप पहले गीतकार हैं, पहले राइटर हैं जिसको मैंने एक बार में पास कर दिया। अरे तो मैंने शुक्रिया अदा किया। और फिर एक किस्सा मैं इसमें बताना चाहूँगा कि सर ने कहा कि वो मनोज वाजपेयी का कहना है कि कवि ने किस अंदाज में लिखा है, एक बार उससे रिसाइट करवा के मुझे पोएट्री भेजो। अच्छा, बोल के हाँ। ये अनुभव सर ने मुझे फोन करके बताया। तो मैंने कहा वो इसमें मनोज वाजपेयी है। उस दिन मुझे रिकॉर्डिंग के जस्ट पहले, अच्छा रिकॉर्डिंग के जस्ट पहले ये मुझे पता चला कि वो आएंगे। और मैं बड़ा खुश हुआ कि क्योंकि मैं उनकी सत्या फिल्म का बहुत बड़ा फैन था, वो उनका भी फैन था मैं। एक्चुअली मैं इरफान खान, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ये चार लोगों का चूंकि मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो थोड़ा इन चारों का मैं फैन था। और मैं इस हवाले से मैं पहली बार मनोज वाजपेयी से फिर कनेक्ट हुआ जी। और ऐसे बम्बई में काबा बन के तैयार हुआ। वाह, काफी इंटरेस्टिंग। और ये गाना लोगों की जबान पे था और हर स्टेट में अपने अपने में लोगों ने इसको, बहुत सारे मीम्स भी बने उस दौरान। अजय जी एक चीज बताऊं कि इससे पहले मैं लगभग 10 फिल्मों में गाने लिख चुका था। मैं अपने गाने आते ही मैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करता था, डालता था कि मेरा गाना आ गया, मेरा गाना आ गया। बम्बई में काबा आया तो मैंने किसी को शेयर नहीं किया। मैं इसका पावर देखना चाहता था। मैं चाहता था कि दुनिया खुद मुझे फोन करे। और पहला फोन भाभी का आया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि कौन गाना लिखले बड़ा हो कि बम्बई में काबा। तो हम कहे कि आप कहाँ सुने? कहा कि पूरे गांव में इसी की चर्चा और लोग साउंड बॉक्स में बजा रहे हैं इसी को। कौन गाना लिखले बड़ा? मुझे याद है कि कोई भी ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं था जहां ये गाना नहीं बजा। और हाँ, इसकी तुलना पता नहीं कितने गानों से हुई। बिल्कुल। ये अपने आप में एक माइलस्टोन बन गया बहुत लोगों के लिए। उस समय 2 गाने आए थे जिसका म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने किया था। और कोरोना टाइम में 2 गाने आए थे। बम्बई में काबा, दूसरा था गुलजार साहब ने लिखा था मरेंगे तो वहीं जाकर जहां पर जिंदगी। अच्छा। और विशाल भारद्वाज ने उसका म्यूजिक किया था। वो गाना मुझे बहुत पसंद है। तो उस दरमियान 2 गाने आए थे। और मैं इस गाने को की आजमाइश की थी कि मैं खुद चाहता था कि लोग मुझे फोन करके बताएं कि ये गाना मैं सुन रहा हूँ। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। नहीं, बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। आपने इस दौर के, लगभग इस दौर के क्या, थोड़े पीछे के भी दौर के बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है। वो चाहे सुधीर मिश्रा हो, चाहे अनुभव जी के साथ तो आपने काम किया ही किया, नीरज पांडे जी के भी साथ काम किया, सुभाष कपूर के साथ आपने, प्रकाश झा के साथ भी किया। किसके साथ आपको ऐसा लगा कि इनके साथ मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ और उनकी कई बातों को मैं अच्छे से रख सकता हूँ? इसमें मैं एक्चुअली ये जितने लोग हैं ये सब कंफर्टेबल हैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि जितने बड़े नाम हैं और बड़े लोग हैं वो यूं ही नहीं, कुछ तो बात है इनमें, इसलिए ये इतने बड़े हैं। सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, सुभाष कपूर, प्रकाश झा,
ये जितने नाम हैं, ये इनके साथ काम करते हुए मैं यही पाया कि ये लोग बहुत कंफर्टेबल हैं और खुद वो लोग इतने टैलेंटेड हैं कि वो चीज़ों को समझ जाते हैं और उसके मर्म को समझ जाते हैं और गीतकार के, राइटर के रेंज को समझ जाते हैं, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करते। तो मतलब आप राइटर को भी एक कंफर्ट दे देते होंगे, वो इतना आप लिख देते के हैं। लाइए। मैं आपको बताऊं कि सुधीर मिश्रा के साथ मैंने एक काम किया जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेडनेकर है उसमें। फिल्म है अफवाह। मैंने गाना लिखा कि आज ये बसंत थोड़ा बावला हुआ है माँ, सरसों के खेत में अफीम उगाया है। सांझ की खबर यही जुगनू को साथ लेके, भौरे ने तितली के पंख को जलाया है। धुआं थोड़ा, आग थोड़ी, आंधियां तेजाब ये, किसने रखे हैं जाके चांद की कटोरी में। नींदें पथरीली मेरी, ख्वाब बंजर हैं सभी, कुछ तो कमी है माँ आज तेरी लोरी में। वाह वाह। तो जब मैं ये लिखा और सुधीर सर को सुनाया, सुनाते ही, ये नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है, सुनाते ही सुधीर सर ने मेरे सामने ही फोन किया प्रोडक्शन हाउस को, तुरंत डॉक्टर सागर का एग्रीमेंट साइन किया और मैं साइन हो गया। और उन्होंने बाकायदा म्यूजिक डायरेक्टर को बोला कि जो शायर ने लिखा है, समीर टंडन ने उसका म्यूजिक किया था, जो शायर ने लिखा है उसमें जरा भी इधर उधर मत करना। तो एज इट इज, मतलब बिना वर्ड को छेड़छाड़ किए, बिना वर्ड को इधर उधर हिलाए शब्दों को। तो ये होता है, बड़े डायरेक्टर समझ जाते हैं कि जो ख्याल है वो इतना अच्छा बन के आया है कि इसमें म्यूजिक डायरेक्टर अपनी धुनों के चक्कर में इधर उधर ना कर दें। काफी समय, मतलब बहुत टाइम ऐसा भी देखा है कि डायरेक्टर बोलता तो है लिखने के लिए, लेकिन जब राइटर लिखता है तो उसमें भी बहुत सारी छेड़छाड़ होती है। तो उसमें क्या, जो ओरिजिनल जो राइटर लिखता है उसके मर्म को छेड़ना, जिस मर्म से उसने लिखा है, और जब डायरेक्टर बोलता है कि इसमें ये तब्दीली चाहिए, हाँ, मतलब तो कैसा लगता है? देखिए, मैं जिन 5 बड़े डायरेक्टरों के नाम लिए, तो ये लोग अगर बदलते हैं तो कुछ और अच्छा हो जाता है। अच्छा, अगर उनसे नीचे अगर कोई अगर बदल रहा है, उसके बाद के जो डायरेक्टर हैं, जो मतलब कि उनके नीचे के जो डायरेक्टर हैं, कहेंगे, जो ग्रेड तो सबका ये ग्रेड के ही साथ ऑलमोस्ट काम किया हूँ, लेकिन जो तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी अच्छी बनी हुई चीज भी कमजोर हो जाती है। लेकिन इन डायरेक्टरों का नाम ले रहा हूँ, इन लोगों के छूने से, इनके बदलने से उसका ग्रेस और बढ़ जाता है, क्योंकि उनको समझ है, उनकी समझ इतनी अच्छी है। वो लोग ये यूं ही इस मकाम पे नहीं बैठे हुए। जी। अभी हाल में ही आपका एक गाना आया जिसे अरिजीत ने गाया, बिरवा। हाँ, क्या आपको लगता है कि वो और अच्छा हो सकता था, या उसमें कुछ कमी रह गई कि वो गाना उतना वायरल नहीं हुआ जितने अरिजीत के सारे गाने हो जाते हैं? क्योंकि एक सपना होता है आज के दौर में कि अरिजीत के साथ काम करना है जी, क्योंकि आज के दौर के सबसे अच्छे गायक अरिजीत है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कई चीज़ें वायरल होने में, हिट होने में, कई बातें मैटर करती हैं। उसमें मैं गाना अच्छा बनाया, वो सबने पसंद भी किया। जो भी श्रोता हैं उनको समझ में आता है कि मैंने अच्छा लिखा है और अरिजीत ने अच्छा गाया है और अनुराग सैकिया ने अच्छी धुन बनाई है। ये बात अपनी जगह है, हिट फ्लॉप अपनी जगह है। मैं अनुराग कश्यप के साथ की बात बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अनुराग कश्यप, एक तो हम दोनों का ननिहाल एक ही गांव में है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर अनुराग कश्यप के साथ मुझे लिखने को मिलेगा और जिस मिट्टी की बात मैं करके आता हूँ, तो अगर उनको सुनाने का मौका मिलेगा तो वो मुझे बहुत पसंद करेंगे। लेकिन ऐसा संयोग बनते बनते रह गया था।
उन्होंने मुझे घर भी बुलाया था और फिर दूसरा लॉकडाउन लगा और वो काम हो नहीं पाया। लेकिन निशांची फिल्म में मुझे दोबारा उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। और तो मैं जो चेंजिंग की आपने, मैं फिर पिछले सवाल में जाना चाहूँगा। हाँ। क्योंकि अनुराग सर की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब मैं लिखा कि नींद में आँख में जंगल उगे, नींद में ठोकर लगे, हाँ। तो टूटे सारे सपने मेरे, तो ये लाइन उनको बहुत पसंद आई। नींद में ठोकर लगे, आंख में जंगल उगे। अनुराग सैकिया चाहते थे, देखिए म्यूजिक डायरेक्टर चाहता है कि बड़ा सिंगर आए और गाना हिट हो। गाना हिट हो। तो वो चाहते थे कि लिरिक्स यार आप हर जगह देसी घुसा देते हैं सागर जी, थोड़ा अरिजीत के हिसाब से कुछ नई पोएट्री बनाई है। पोएट्री अंतर ठीक है, मुखड़ा में थोड़ा काम कर दीजिए। मैंने लगभग 10 मुखड़े लिखे। अच्छा। उन्होंने कहा, अनुराग सैकिया ने कहा कि अरिजीत सिंह गाएंगे, तो थोड़ा अरिजीत के एतबार से जो आजकल की पोएट्री है वैसा कीजिए। मैंने लिखा और फिर हम दोनों गए अनुराग कश्यप के पास। अनुराग सर बोले कि नहीं, मुखड़ा तो यही रहेगा। अच्छा। नींद में ठोकर लगे, आंख में जंगल हो। आंख में जंगल हो, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन। हाँ, उन्होंने एक लाइन बदल, मैंने लिखा कि बाहों में है ये कैसा जहां, मैं जानू या मैं जानू ना। अनुराग सर ने कहा कि बाहों की जगह आहों में अगर कर दिया जाए, आहों में जो है ये कैसा जहां, ये जो है, जो भीतर की पीड़ा है, ये कैसा जहां है मेरा ना। जो हमारा कैरेक्टर है वो बहुत उस समय बहुत चरम पीड़ा से गुजर रहा है। अच्छा। तो देखिए, जब बड़ा डायरेक्टर कुछ शब्द भी बदलता है तो कितना अच्छा बदलता है। अब मैं जब सुनता हूँ तो कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आहों में जो है ये कैसा जहां, मैं जानू या मैं जानू ना। तो जी। और इस दौर के आपने सारे बड़े सिंगर्स के साथ आपने काम किया हो, चाहे हिंदुस्तान के हो या पाकिस्तान के, सभी ने आपके गाने गाए हैं। मैं ये बोला करता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के जो है सारे सिंगर गा चुके हैं, बड़े सिंगर। जी। आपने हाल में ही एक फिल्म की है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कल ही बातचीत कर रहा था उस फिल्म के डायरेक्टर के साथ, आशुतोष सिंह के साथ। हाँ जी। है ना, आपने भी काम किया है उसमें, जी। है ना, खोया पाया। खोया पाया, उसमें आपने 2 गाने लिखे हैं। हाँ। कैसा अनुभव था आपको उन गानों के साथ? उन गानों के साथ सबसे अच्छा अनुभव ये है कि एक तो हमारी ज़मीन है, उत्तर प्रदेश की ज़मीन है, और उस मिट्टी में थोड़ा जो हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता, बूढ़े होते हुए माता पिता हैं, तो पिता पुत्र के, माता और पुत्र के बीच के जो संबंध हैं, कि आज के समय में किस तरह से संवेदनाएं जो है वो कमजोर हो रही है। उन ममत्व को लेकर के, संवेदनाओं को लेकर के इस फिल्म में काम किया गया है। तो ये तो जो ममत्व पक्ष है, ये मेरा कोर पक्ष है। मुझे इस जोन में जाके काम करने में, लिखने में अच्छा लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मुझे मजा तब आता है जब मेरे लिखे पे म्यूजिक डायरेक्टर धुन बनाए, और इसमें म्यूजिक डायरेक्टर आप हैं, अजय जायसवाल। तो उन आपके साथ मैं कंफर्टेबल सबसे ज्यादा इसलिए रहता हूँ कि मैं जो धुन जो मैं लिख देता हूँ उस पे बगैर शब्दों को छेड़छाड़ किए आप उस पे धुन बना लेते हैं। तो ये पूरी जो मेरी गीतात्मक यात्रा है, खोया पाया की जो संगीतमय यात्रा है, जो गीतात्मक यात्रा है, ये इतनी सुखद है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे इसमें काम करते हुए बहुत ही आनंद आया है। और जो गीत बन के आए हैं, 2 चीजें होती हैं आपके साथ काम करते हुए। एक तो ये है कि आप मेरे लिखे पे धुन बना देते हैं, दूसरी है कि आप ट्रेडिशनल धुनों में थोड़ा कॉकटेल करने का काम करते हैं, जो 2 दुनियाओं का, 2 म्यूजिकल दुनियाओं का जो अमलगम करते हैं,
अमलगम, वाह क्या वर्ड, हाँ, क्या वर्ड आपने बोला। हाँ। तो उसमें मुझे बड़ा मज़ा आ जाता है और उसमें मुझे लिखने के लिए मुझे और नई खुराक मिल जाती है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा लिख देता हूँ आपके साथ काम करते हुए। तो मैं तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो लाइनें, वो गीत सुनने को मुझे भी मिले और हमारी पूरी देखिए, ऑडियंस। आप भी मेरे बहुत ही पसंदीदा गीतकार हैं जिनके साथ मैं बहुत ही कंफर्ट रहता हूँ। जी कभी कभी क्या होता है ना कि एक कंपोजर और एक राइटर को ना जी एक जगह जब माइंड सेट होता है ना, जी तो काम करने का मजा ही अलग होता है। बिल्कुल क्योंकि कुछ बातों को हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि जो हम कहना चाहते हैं, जो नहीं भी कह पा रहे हैं, वो आप समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत खासियत है हमारे आपके बीच में। बहुत कंफर्टेबल रहते हैं काम करते हुए। उसमें एक गाना हम्म विदेशिया के धुन पे था, हम्म जिसे उदित जी ने भी गाया है और कल्पना गंधर्व ने भी गाया है उस गाने को। हाँ। हो जाए क्या 2 लाइन? आप मुझे गाने तो आता नहीं है, तो नहीं। आप गा के सुनाए। आप पढ़िए। कुछ बुझात नहीं खे, हंसुआ झुरात नहीं खे, हमारे समैया भइल निर्मोहिया। और कैसे है कि वो हमारे आंगनवा भइल निर्मोहिया, हमारे आंगनवा। ऊपर की 2 लाइनें भूल रहा हूँ। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा वो विदेशिया का गाना बन के आया। आप गा के थोड़ा गुनगुना के सुनाते तब ना मजा आता ऑडियंस को। हंसुआ कुछ बुझात नहीं के, हंसुआ झुरात नहीं के, हमरे समैया भइल नीर मोहिया। कमाल लिखा है आपने, बहुत अच्छा। हाल ही में आपका एक गाना किसी अवार्ड में नॉमिनेट हुआ है, जी मेरे ख्याल से खाकी द चैप्टर, नहीं, ग्राम चिकित्सालय। ग्राम चिकित्सा। हाँ, राहुल पांडे इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं। तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा। मैंने उनसे जिक्र किया था कि छत्तीसगढ़ में जब आप शूट करेंगे, जहाँ भी आप शूट करेंगे, तो मुझे भी शूटिंग पे बुला लीजिएगा। हाँ। तो उसमें एक गांव का कोई कवि रहता है और वो कविताएं लिखता है, और वो कविता मैंने लिख दी थी वो कविता। बाद में यूं हुआ कि मेरे घूमने का प्रोग्राम भी था, तो उन्होंने शूट पे मुझे बुला लिया। तो मेरे ही गीत में मैं खुद भी हूँ। अच्छा, आप मुझे उस गाने में देख भी सकते पाएंगे। हैं। वहाँ आपने फीचरिंग भी किया है। हाँ, वो फीचरिंग है। वो लाइन है कि माटी मिल जानी कांची तोरी काया, काहे के झूठे गुमान रे, सबके रहिया तो जाला मसान रे। वाह वाह। तो ये निर्गुण था, जिसकी धुन रोहित शर्मा ने बनाई है, और रोहित शर्मा ने इसे गाया भी है। अच्छा। और हम दोनों इस गाने में दिखाई दे रहे हैं। वो विजुअल में भी रोहित शर्मा और हम दोनों हैं साथ में। अच्छा। तो ITA का जो अवार्ड है, हाँ। उसमें हम नॉमिनेट हुए हैं इस गीत को लेकर के। तो आप सबकी शुभकामनाएं भी चाहिए हमारे लिए कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि ये अवार्ड आपको ही मिले। जी, हम ऐसे ही नॉमिनेट होते रहें, आगे बढ़ते रहें, लोग पसंद करते रहे। जी। एक गाने का और जिक्र करना चाहूंगा जो कि काफी वायरल हुआ है। जी। आइए ना हमरा बिहार में। जी। इस गाने की उत्पत्ति कैसे हुई? इस गाने की उत्पत्ति का ये है कि ये वेब सीरीज है, नीरज पांडे की वेब सीरीज है। अब उसके क्रिएटर हैं और भाव धुलिया इसके डायरेक्टर हैं। और ये एक IPS ऑफिसर हैं अमित लोढ़ा, जिनकी किताब है बिहार डायरी। उस पे बेस्ड ये कहानी है, जिसमें ये है कि खाकी द बिहार चैप्टर नाम है वेब सीरीज का, और इसकी स्क्रिप्ट मेरे पास आ गई थी। अच्छा। प्रोडक्शन हाउस की तरफ से आ गई थी, और मैं पढ़ने के बाद मेरे मन में यही आया। स्क्रिप्ट जब मैं पढ़ा तो बुद्धा की धरती की परती पर उगल बंदूक यहाँ,
बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक यहाँ, वाह, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारा बिहार में। तो घूर के ऐसे जिन देखा ये आंख नहीं दुनाली है, हाँ, घूर के ऐसे जिन देखा ये आंख नहीं दुनाली है, हमसे ना टकराना हम तो बचपन से बवाली है। बवाली है। कौन बोलेगा जिला जवार में, आइए ना हमारा बिहार में। हम ही कलेक्टर हम ही दरोगा सब डिग्री के लायक हैं, हम ही दरोगा हम ही कलेक्टर सब डिग्री के लायक हैं, हम भी कुर्ता झाड़ के चलते भैया हमार विधायक हैं। कौन बोलेगा जिला जवार में, आइए ना हमारा बिहार में। तो ये लिखने के पीछे यही था, एक्चुअली ये स्क्रिप्ट का डिमांड था। मैं बिहार के प्रति कोई, मैं खुद बलिया का हूँ तो मैं पूरा बिहारी हूँ, तो बिहार से मुझे बहुत मोहब्बत है। लेकिन ये स्क्रिप्ट का, इस वेब सीरीज का ये सिचुएशन का डिमांड है। और जब मैं लिख के लेके गया तो नीरज पांडे ने कहा कि ये बुतरू से भी क्या मजाल की जाए निशाना चूक, तो उन्होंने कहा कि ये बुतरू क्या होता है, तो हमने कहा सर बच्चा कहिए तो मैं बदल दूं, कुछ और लिख दूं। नहीं नहीं नहीं, इसका साउंड बहुत अच्छा है, बुतरू। तो बुतरू से भी तो सर की वजह से, वही मैं कहता हूं कि बड़े निर्देशकों के साथ काम करने का मजा यह है कि वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि कौन सा शब्द किस जगह पे होना चाहिए और वो कितना काम कर रहा है। तो नीरज सर के साथ भी काम करते हुए यही है कि उन्होंने जो भी इधर उधर करते हैं शब्दों को बदलवाते हैं तो उससे उसका ग्रेस और बढ़ जाता है। जी। जो भोजपुरी संगीत है आज बाजार में छाया हुआ है, मतलब हर कोई चाहता है कि अपनी फिल्म या सीरीज में उसका कुछ पुट आ जाए, जी, है ना। लेकिन उसमें ही बहुत जो कुछ है जो बहुत ही फुहारता से उसको लिखते हैं। आप अश्लीलता की बात करते हैं गीतों में, तो आप उनसे कैसे बचते हैं? हाँ, इसमें इस पे अभी एक ज्योति यादव हैं जो अभी पीएचडी कर रही हैं, जिसमें पीएचडी में कुछ गीतकारों का इंटरव्यू उन्होंने किया है, जैसे इरशाद कामिल, कौसर मुनीर, जावेद अख्तर और मेरा भी उसमें रखा गया डॉक्टर सागर। 4 गीतकारों का उन्होंने पीएचडी में रखा है। तो यही सवाल उठाया है उन्होंने कि चाहे वो हनी सिंह का गाना आया है दिदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, या चिविंगम चबा के चुम्मा लेने वाली जो बात है, तो ये तमाम सबको पता है कि भोजपुरी का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बाजार और है। आज हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाह रहा है कि उसकी फिल्म में गाने हो, बड़ा से बड़े स्टार की फिल्म में चाह रहे हैं कि उसमें एक भोजपुरी का गाना हो, और बड़े सिंगर जो सेलिब्रिटी हैं उनका गाना एक हो उससे, तो वो बहुत बड़ा बाजार है। और बात जहां तक आप कह रहे हैं, तो देखिए मैं ये मान के चलता हूं कि भोजपुरी के जो राइटर हैं वो कम पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा है, और उनको भोजपुरी गीतों को लेकर के और अपनी मिट्टी को लेकर के, अपनी मातृभाषा को लेकर के, भोजपुरी हमारी माई भाषा है, हमारी मातृभाषा है एक्चुअली, हम मोहब्बत करते हैं उस भाषा से, तो उसमें हम अश्लीलता नहीं परोस सकते हैं। जरूर ऐसा नहीं है कि आप अश्लील लिखेंगे तो ही हिट होगा। अगर ऐसा होता तो शारदा सिन्हा इतनी बड़ी उस जमाने की, उनको भी बुला करके मैंने प्यार किया में और गैंग्स आवासेपुर में गैंग्स आवासेपुर में और महारानी में उनको गवाया गया। महारानी पे आऊंगा मैं। हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि भोजपुरी में शारदा सिन्हा ने बिना अश्लील गाए, भरत शर्मा ने बिना अश्लील गाए, पीछे आप जाइए तो भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र के जो गीत हैं उनका मकाम इन लोगों से भी बड़ा है। यस, जिन्होंने सामाजिक मुद्दों को, भिखारी ठाकुर से बड़ा कौन है, जिनको राहुल संकीर्तन ने शेक्सपियर की उपाधि दी है। तो भिखारी ठाकुर का इतना बड़ा मकाम है, उन्होंने अश्लील गाना तो छोड़ दीजिए, उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर
चाहे वो बेटी बेचवा हो, चाहे वो विदेशिया के गीत हो, जो किस तरह से गांव के लोग छोड़ करके और अपनी पत्नियों को, अपने परिवार को छोड़ करके कलकत्ता कमाने गए हैं, और कैसे विरह में उनकी औरतें गीत गा रही हैं। तो सामाजिक मुद्दों पर गाते हुए इतना बड़ा मकाम हासिल करना भिखारी ठाकुर का, ये बात साबित करता है कि आप बिना अश्लील गाए भी स्टारडम ला सकते हैं। मैं एक गाना सुन रहा था, वो गाना था, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा डांस किया है। वो गाना है कि भैनी हम बावरिया, भैनी हम बावरिया, तोरा नैना ये संवरिया दगाबाज लागेला। भैनी हम बावरिया, तोहार नैना ये संवरिया दगाबाज लागेला। ऐसे ना निहारा ये बलम, हमके लाज लगेला। तो इसमें कितना प्यारा है, ये प्यारे लाल यादव ने इस गीत को लिखा है, और इतना अच्छा लिखा है। तो इतना अच्छा लिखते हुए ये भी वायरल है। हाँ, ये गीत वायरल है। तो जरूरी नहीं कि आप अश्लील लिखेंगे और गाएंगे तो ही वायरल होगा, आप सुंदर गीतों के साथ भी वायरल हो। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो शॉर्ट है ना, आजकल लोग सोचते हैं कि तुरंत वायरल हो जाए। बिल्कुल। और जो आपने बोला कि वहाँ थोड़ी उसकी भी समस्या है, थोड़े अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, अशिक्षित है, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हम अपने जो मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, या जो प्यार मोहब्बत के जो नोक झोंक हैं, हमने और आपने मिलके एक गाना किया था कि वो लक्ष्मण रेखा का गाना था कि वो क्या लाइन थी नोक झोंक वाली कि ए सैया काहे रिसियाइल, ए धनिया काहे रिसियाइल बड़ू हो। हाँ, अपने ही हाँ, वो देखे भूल जाता काहे रिसियाइल बाड़ो, ए धनिया काहे रिसियाइल बड़ू हो। ओने कहा जात बड़ा बहिया छोड़ाई के, ओने कहा जात बड़ा बहिया छोड़ाई, ओने कहा जात बाड़ू बहिया छोड़ाई के, एंगने देखो तड़ू मुहावा फुलाई के, तुहई करेजा में समाइल बाड़ू हो, ये धनिया काहे रिसियाइल बाड़ू हो। बड़ा नोक झोंक वाला गाना था, तो बड़ा ही प्यारा। तो कितना ऐसे भी गीत लोग सुनते हैं और प्यार करते हैं, तो ऐसे करना। उस फिल्म से ही हमारी आपकी शुरुआत हुई थी। हमारी आपकी शुरुआत यहीं से है। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। महारानी का जिक्र किया, मैं वापस महारानी पे ही आना चाहता हूँ। जब उस दौर की उस दौर का जो इतिहास है, हाँ, वो तो उसमें उस दौर का ही दिखा गया महारानी में। हाँ, उस दौर के इतिहास में और आज का दौर, हाँ, तो आपको गीत लिखते समय संतुलन बनाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है या कुछ रिसर्च करना पड़ता है? आप कैसे उनको बिठाते हैं आज के दौर में? देखिए, एक तो मैं JNU से PhD हूँ जी, तो जहाँ पे आपको पता ही है कि कितना पॉलिटिकली सक्रिय लोग होते हैं JNU वाले। उनको बखूबी इतिहास का, ऐतिहासिक और राजनीतिक, सामाजिक, हर तरह से बहुत ही सजग, सक्रिय, सचेत होते हैं JNU वाले। तो हमें हर दौर का, हमें तो पूरे विश्व के इतिहास का अध्ययन किया है। जो भी दुनिया में उथल पुथल हुई है, इतिहास में जो उथल पुथल है पूरे विश्व में, वो हम पूरे इतिहास को पढ़े हुए, चाहे भारत हो चाहे पूरी दुनिया का हो। तो महारानी तो एक ऐतिहासिक जमीन को पकड़ करके फिक्शनल ड्रामा तैयार किया गया है। उस बुनियाद को पकड़ करके, एक इतिहास की बुनियाद को पकड़ करके उस पर फिक्शन तैयार किया गया है। तो उसमें लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है महारानी के गाने लिखते हुए। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं इलैया राजा के साथ काम कर रहा था। मैं साउथ गया हुआ था। अच्छा। और उसी दरमियान मुझे मैसेज आया, जब मैं एयरपोर्ट से निकला, मोबाइल ऑन किया तो मैसेज आया हुआ था कि सुभाष कपूर के सेक्रेटरी का मैसेज आया हुआ था कि जॉली LLB डायरेक्टर सुभाष कपूर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं इतना खुश हुआ, मैं उनको भी लाइन अप कर रहा था। लेकिन जब तक आप कामयाब नहीं होते हैं ना, तो आपको लाइन अप करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जब तक आपका कोई ऐसा गाना
बताने लायक नहीं होता है कि मैंने ये किया है और वो सामने वाला जानता है। तो मैं बड़ा ही खुश हो गया कि अरे सुभाष सर के साथ काम करने को मौका मिलेगा। और मैं बताया कि सर मैं यहाँ से काम करके मैं लौटता हूँ तो मिलता हूँ। मैं फिर आकर के सर से मिला और उन्होंने, मैं महारानी सीजन 1 देख लिया था और सीजन 2 की कहानी सुनाई गई और उन्हीं को, सुभाष सर को ही गाना सुनाना था और पास कराना था। जबकि सुभाष सर जो है वो रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के हैं और दिल्ली में पढ़ाई की है उन्होंने। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि सर को मेरी मिट्टी वाली चीज़ें कितनी समझ में आएंगी, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं तो बलिया, देवरिया, लखनऊ सब रहा हूँ और काम किया हूँ और बहुत बारीकी से थोड़ा वो जन आंदोलनों से भी जुड़े रहे हैं सर। अच्छा अच्छा। तो महारानी में उस तरह की चीज़ों की ज़रूरत भी थी और उनको महारानी के लिए गीत लिखना और सुभाष कपूर के सामने सुनाकर पास कराना ये अपने आप में मेरे लिए उपलब्धि की तरह और से। सारे सीरीज में आपने लिखे हैं? और सारे सीरीज में मुझे लिखने का, अब तक सीजन 4 तक मुझे लिखने का मौका दिया है सर ने। एक फिल्म का जिक्र जरूर करना चाहूँगा डॉक्टर सागर आपके साथ। आपने अनुभव सिन्हा जी की एक फिल्म भीड़, उसमें भी आपने गाने लिखे हैं। तो क्या गाने सिर्फ आप मनोरंजन के लिए उस फिल्म में डाले हैं या फिर उसका कोई सामाजिक महत्व है उस फिल्म में गाने का? देखिए, भीड़ फिल्म जब बन गई थी, यह फिल्म शूट होके आ गई थी, ऑलमोस्ट 90% एडिट भी हो गई थी। अच्छा। तो चूंकि मैं अनुभव सिन्हा के साथ उससे पहले बम्बई में काबा, और एक और गाने का जिक्र करना चाहूँगा कि दूसरा गाना, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना भूल गया आपको जी, कि बम्बई में काबा लिखने के बाद, लिखने के समय अनुभव सर ने मुझे 50 गीतों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हाँ, आपने एक बार मुझसे फोन पे ये जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि वो अब हर महीने ये गाना बनाएंगे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये बातें कही थी। हाँ, उन्होंने की होगी बात। और उन्होंने मुझे, मेरा जो एग्रीमेंट बना है वो 50 गीतों का बना है। अच्छा। तो दूसरा गाना जो बना वो बना बेबबनी। अच्छा, हाँ, उसके बाद भी एक गाना आया एक गाना आया था, दिल में डिलीट वाला ऑप्शन कहाँ बा। तो जिसको अभय वर्मा आजकल हिट हो गए हैं, वो मुंजिया से वो हिट एक्टर इस समय हो गए हैं। उस समय दिल में डिलीट वाला ऑप्शन कहाँ बा, बेबबनी नाम से यूट्यूब पे देखा जा सकता है वो गाना। तो वो उन्होंने किया था। तीसरे गाने के लिए फ़ोन आया भीड़ का गाना करने के लिए, जिसमें राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, दिया मिर्जा और सुशील पांडे। जब मैं उस समय मैं बलिया गया हुआ था, उसी दरमियान अनुभव सिन्हा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि कहाँ हैं आप, बलिया से वापस आ गए? मैंने कहा कि नहीं सर, मैं बलिया से बनारस तक पहुंच चुका हूं। तो उन्होंने कहा कि एक गाना लिखना है तो आप आ जाइए मुंबई, थोड़ी जल्दी है। तो मैं वहीं से, मैं BHU में उस समय अपने दोस्त, मेरे दोस्त प्रोफेसर हैं BHU में, अमरनाथ पासवान, तो उनके घर पे रुका हुआ था उस समय। और मैं उन्हीं के घर पे 4 लाइनें मैंने लिखी। खुनवा पसीना सहरिया में ये भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना है राइट बा। उसकी एक लाइन बड़ी मशहूर है कि भीड़ में ऐसे छिटा गई नी जैसे कि बोरा से सरसों छिटाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौवा के ओर, जहाँ माटी में सोना है बा। तो जब मैंने ये 4 लाइन सुनाई अनुभव सर को, मैंने मैसेज किया और उनका तुरंत रिप्लाई आ गया और उन्होंने कहा कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। और फिर मैं मुंबई पहुंचा, दूसरे दिन मैं मुंबई आ गया और उन्होंने पूरी फिल्म मुझे दिखाई। उनके ऑफिस गया और भीड़ फिल्म देखी और वहाँ मैंने गाना लिखा। फिर मैंने 1 हफ्ते का टाइम लिया। 4 अंतरे हैं बड़े बड़े, चारों अंतरे में लगभग 4 दिन लिया हूँ
रोज एक अंतरा लिखता था। तो काफी मेहनत से लिखा है। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये आप मनोरंजन के लिए लिखते हैं, आप कोई सामाजिक सरोकार है आपका, तो देखिए मैं उस मिट्टी से जुड़ा हूँ जहाँ सामाजिक चेतना अपने आप आती है। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ हमने समाज के हर दर्द को देखा है, उसके सुख भी देखे हैं, उसके दुख भी देखे हैं। तो जो पूरा बनता है कि धुआं धुआं हो गईली आल्हर जवनिया, चूल्हा में ऐसे झोंकाइल बा, चल उड़ चल सुगना गौआ के ओर जहाँ माटी में सोना हेराइल बा। तो आप देखते हैं कि जो उसमें पीड़ा दिखाई दे रही है आपको, वो चेतना है। एक तो हमारी बलिया की चेतना और दूसरी बीएचयू और जेएनयू की चेतना, ये तीनों चीजें मिल करके उस गीत के जो सामाजिक सरोकार की आप बात कर रहे हैं, उन सरोकारों से जुड़ने की शक्ति मुझे मिली। नहीं, लेकिन आपके जो गाने हैं, जितने भी गाने मतलब आपने लिखे हैं अब तक, वो समाज में काफ़ी गहरे प्रभाव छोड़ने में कामयाब हुए हैं। जी, मेरा तो यही सोचना है कि आदमी क्या होता है ना कि इस इंडस्ट्री में आके आदमी कमर्शलाइज हो जाता है, भटक जाता है, फिर कुछ भी लिखता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि आपकी लेखनी बहुत साफ सुथरी और बहुत दिल को छूने वाली होती है। जी। एक गाने का जिक्र करना चाहूँगा जो कि मेरा बहुत पसंदीदा गाना है, जिसे आपने लिखा है, पापोन ने गाया है, जी, तितली। जी। उस गाने के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा अगर कुछ होगा तो बताइए। उस फिल्म का नाम था बॉलीवुड डायरीज। हाँ, सुधीर मिश्रा जी ने डायरेक्ट किया था। नहीं, हाँ, वो केडी सत्यम थे जिनका इंतकाल हो गया। अच्छा। हाँ, तो मरहूम केडी सत्यम जो है, उनकी वजह से एक्चुअली ये गाना बना है। उनकी समझ इतनी अच्छी थी, उनकी मतलब 40 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। बड़े ही ज़हीन और साउथ इंडियन आदमी हो करके हिंदी पोइट्री को इतनी बारीकी से समझने वाला, जिसने मुझे हैरत में डाल दिया था। मैं सोच रहा था कि एक साउथ इंडियन डायरेक्टर पता नहीं मेरे मेटाफर को कितना पकड़ेगा। और जब मैं इसकी धुन बनाई है विपिन पटवा ने, तो जब केडी सत्यम ने सिचुएशन समझाया, पूरी फिल्म, वो भी फिल्म बन चुकी थी और फिल्म को दिखाया गया था मुझे। और जब मैंने देखी और उस सिचुएशन पे राइमा सेन उसमें थी, राइमा सेन, सलीम दीवान और आशीष विद्यार्थी, ये तीनों कलाकार उसमें हैं। राइमा सेन पे ये गाना फिल्माया जाना था। तो आपसे बताऊं कि जब राइमा सेन को देखने के बाद यही ख्याल आया कि ख्वाबों को सच करने के लिए तितली ने सारे रंग बेच दिए। बड़ी कमाल की लाइन और मैं बड़ी कमाल की लाइन है। कमाल की लाइन आई। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि विपिन पटवा ने इस पोइट्री को लेकर के इस पे धुन बनाई और कमाल की धुन बनाई। और कमाल का पापोन ने इसे गाया। अच्छा। उन्होंने कई जगह जिक्र भी किया है इस गाने का कि उनके करियर के बेस्ट गीतों में से ये भी है तितली। तो ये आया। और आपको बताऊं कि बीबीसी हिंदी की तरफ से मुझे टॉप 10 गीतकारों में, इसमें अमिताभ भट्टाचार्य, इरशाद कामिल, जावेद अख्तर, गुलजार साहब, और 2016 में जब ये गाना आता है तो टॉप 10 गीतकारों की लिस्ट, गीतों की लिस्ट में इसको शामिल किया गया था। और उसके बाद इसे बीबीसी में तो किया ही गया था, उसके बाद द ललन टॉप ने भी टॉप 10 गीतों में इसको शामिल किया। वाह, क्या बात है। कई युवा गीतकार आपको प्रेरणा मानते हैं। हाँ, और इस मुश्किल इंडस्ट्री में वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं और आप वो जगह बना चुके हैं जी। उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष आसान नहीं है। मुंबई का स्ट्रगल आसान नहीं है क्योंकि बहुत महंगा शहर है। बहुत महंगा शहर है। सबसे बड़ी लड़ाई तो यहाँ टिके रहने की है। रहने की। मैं तो मानता हूँ कि जो बम्बई में रह रहा है, काम नहीं कर रहा है, वो भी बहुत बड़ा बहादुर है। बहुत बड़ा। कि जो बेचारा यहाँ पे टिका हुआ है, उसमें कितने उसके जज्बात, उसकी हिम्मत, उसकी मेहनत
उसके जो हौसले हैं, हौसले। मैं उसको सलाम करता हूँ, जो मुंबई में इतने महंगे शहर में रह रहा है। जहाँ तक बात सिनेमा में काम करने की है, स्ट्रगल करने की है, तो देखिए बॉम्बे में ही रह करके ये संभव है। हालांकि जीवन बड़ा आसान हुआ है यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। अब जीवन उतना कठिन नहीं रह गया है। हाँ, कोई पटना में गीतकार, लखनऊ में, बनारस में रह करके गीतकार गीत लिख रहा है, काम कर रहा है और बड़े बड़े सिंगरों से गवा रहा है। निरहुआ, खेसारी, पवन सिंह से लेकर के, और हिंदी में भी आज के टाइम में कोई किसी से कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट हो सकता तो आज का समय उतना कठिन है जितना हम 10 साल पहले मुंबई आए, 10-12 बरस पहले, और जो स्ट्रगल कर रहे थे, और जितना कठिन था आज के समय में उतना कठिन नहीं है। हम बखूबी किसी बड़े डायरेक्टर से आसानी से मिल सकते हैं, तब मिलना बड़ा कठिन था। सोशल मीडिया की वजह से आप अपने को पॉपुलर, हिट, वायरल कर सकते हैं। हाँ, अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी एक्टिंग के माध्यम से, अपने म्यूजिक के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से। तो किसी भी फील्ड में इतना चैलेंज नहीं है जितना हम लोगों के समय हुआ करता। उस समय प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, इंस्टाग्राम नहीं था। आज रील्स बना करके लड़कियां स्टारडम हासिल किए हुई हैं और बड़ी बड़ी वेब सीरीज और फिल्मों में काम कर रही हैं। तो जीवन बहुत आसान है, बस आपके पास जो प्रतिभा है उस प्रतिभा पे आप काम कीजिए और अपने सोशल मीडिया को हथियार बना करके आप भी मशहूर होइए और आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम बड़ी आसानी से मिल जाएगा। क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत आसान तो सफर नहीं था। हाँ, काफी कुछ आपने खोया होगा और काफी कुछ पाया भी है वहां से। जी। तो पाया तो हम देख रहे हैं, लेकिन जो आपने खोया है वो हम जानना चाहते हैं। ओह, ये थोड़ा कठिन सवाल है। देखिए, जीवन परिवर्तन का नाम है। जो उम्र होती है जी, उम्र के जो मजे हैं, हाँ, वो गांव में कहते हैं ना कि गई जवानी फिरना लौटी कितनो घी मलिदा खा। तो हर समय का अपना मजा है। मैं आज भी जो यूनिवर्सिटीज के जो डेज थे, जो मेरे बीएचयू के दिन थे, मेरे जो जेएनयू के दिन थे, मैंने जो ये दोनों यूनिवर्सिटीज में जो वक्त बिताया और उन लम्हों को जो याद करता हूँ, तो मैं उन्हीं को मिस करता हूँ एक्चुअली। मैंने पाया बहुत है, जीवन ने मुझे बहुत कुछ दिया। देखिए, मैं एक बलिया के एक ककरी गांव से निकल के, और मैं गांव के लोकल गायक मुझे गाते थे। मेरे प्रोफेसर गोविंद प्रसाद, जिनका अभी इंतकाल हुआ है अभी 10-15 दिन पहले, वो कहते थे कि देखो सागर, तुम बहुत लकी हो। बहुत लोग मुंबई जाते हैं, जाके फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन जिस मकाम पे तुम पहुँचे हो कि तुम्हें भारत और पाकिस्तान के सारे बड़े सिंगर, राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, जावेद बशीर, उस्ताद राशिद खान, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, पुराने सुरेश वाडकर, उदित नारायण, कुमार सानू, साधना सरगम, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अगर लगभग सारे मतलब कम से कम 200 बड़े सिंगर ने तो मुझे गाया ही होगा। तो ये कम बड़ी बात नहीं है कि जो गांव में रह के जो मैंने ख्वाब बुने कि काश फिल्म इंडस्ट्री में मेरे भी गीत गाए जाते। उस समय कुमार सानू, साधना सरगम का गीत आते थे, हम गांव में सुनते थे, सोचते कि काश ये लोग भी मेरे गीत गाते। लोकल मदीना मास्टर मेरे यहाँ के बड़े सिंगर थे जो गोरखपुर रेडियो स्टेशन से उस जमाने में गाते थे, तो मदीना मास्टर मेरे गीत गाए और मैं बहुत खुश था कि इतना बड़ा सिंगर गाया है। लेकिन हौसला बढ़ता गया और मैं सोचता था कि काश ये लोग गाए। तो ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में लेता हूँ। आपका सवाल था कि आपने क्या खोया, तो जो खूबसूरत दिन थे बीएचयू और जेएनयू के, खोने के नाम पे उन्हीं को मैं मिस करता हूँ। मिस करने के नाम पर बोलूँगा कि जिन्हें मैं मिस करता हूँ। डॉक्टर सागर, आपके कुछ गानों में जी बहुत ही कुछ अविश्वसनीय वर्ड होते हैं, खासकर भोजपुरी गाने। आप जुरात वर्ड यूज करते हैं, आप खोइछा वर्ड यूज करते हैं,
जी। ये वर्ड्स आप कहाँ से लाते हैं? देखिए अजय जी, जो फिल्मों में मैं गाने लिखता हूँ, चाहे हिंदी हो या भोजपुरी, मेरे शब्दों की बात चलती है। असल में मैं आपको बताऊं कि ये सारे शब्द मेरी दादी के हैं। आपकी दादी के हैं? हाँ, अच्छा। मेरी दादी बहुत फ्रेजेस में बात करती थी, मुहावरों में बात करती थी। अच्छा। और लवना लकड़ी खर्ची बर्ची घर के कमुआ जरूरत ना, हाँ। इतना जियला मुअला पर भी फूटल कौड़ी मिलत ना, मिलत ना। लावना लकड़ी खर्ची बर्ची घर के कमुआ जरूरत ना। तो ये पूरे फ्रेजेस, पूरे शब्द मेरी दादी के हैं। और बाकी जो गीत बन के आता है वो मेरे बीएचयू और जेएनयू के। जेएनयू के हैं। आप जल्दी लिखते हैं या गहराई में लिखते हैं? दो तरीके। लिखने का जो प्रोसेस है वो पता नहीं चलता है, कभी कभी एक झटके में आ जाता है। हाँ। जैसे बम्बई में काबा एक झटके में आया, और भीड़ का गाना लिखने में मुखड़ा तो एक झटके में आया, लेकिन अंतरे लिखने में लगभग मैंने 1 हफ्ते लगाया। तो दोनों प्रोसेस से गुजरता हूँ। आप नोटबुक में लिखना पसंद करते हैं या फोन के टाइपिंग में? बिल्कुल, मैं गाना लिखने में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करता, मैं नोटबुक में लिखता हूँ। ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल। ओल्ड स्कूल। हाँ हाँ। पहली लाइन आती है जहन में या फिर आखिरी लाइन? वो पता नहीं होता है एक्चुअली। पहली लाइन ज़्यादा मुखड़ा ही मेरे जहन में आता है। सबसे पहले मैं मुखड़े के बारे में सोचता हूँ, तो पहली लाइन मुखड़ा बन के आती है। तो जब आप गाना लिखते हैं तो एकदम साइलेंस में या फिर कोई म्यूजिक का धुन चलता रहता है बैक ऑफ द माइंड, या फिर वहाँ? मैं मतलब धुन के कोई म्यूजिक तो नहीं बजता है, लेकिन धुन मेरे दिमाग में चलती है। और मैं भीड़ में भी लिख लेता हूँ और अकेले भी लिख लेता हूँ। अच्छा। हर किसी का एक फेवरेट कॉर्नर होता है, हाँ। तो कोई ऐसा फेवरेट कॉर्नर जहाँ आपको अच्छे शब्द आते हो? मतलब मेरे घर का जो जहाँ सोफा है, मैं अपने सोफे पे बैठ के बहुत कंफर्टेबली लिख लेता हूँ। वहीं आपको अच्छे अच्छे शब्द आते हैं? जी। ठहरी हुई भाषा या आज का मॉडर्न? अब जिस तरह का सिचुएशन होता है उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। वेरी गुड। आपको लंबी लाइनें पसंद है या छोटी लाइनें पसंद है? मुझे छोटी लाइनें ज़्यादा पसंद है। मतलब उस लाइन, छोटी लाइन में ही पूरी बड़ी बात कहने की? मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी लाइन में कोई बड़ी बात आ जाए। मेटाफर पसंद है या सीधी सादी बात? मैं मेटाफर के लिए बदनाम हूँ। डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर सब पहले ही समझा देते हैं कि थोड़ा मेटाफर कम रखना। अच्छा अच्छा। आपकी राइटिंग में उर्दू का चार्म है या फिर हिंदी का? मेरी राइटिंग में, चूंकि उर्दू में भी मैंने पढ़ाई की है, जेएनयू में 1 साल हम लोगों को उर्दू भी पढ़ना होता है, तो उर्दू की भी अच्छी समझ है। हिंदी में तो पीएचडी की ही है। और भोजपुरी का मसला जहाँ तक है कि मैं बलिया का हूँ, वो तो आपकी तो मिट्टी। तीनों है। तो जिस तरह की जमीन होती है कहानी की, उसी तरह की भाषा के साथ मैं काम करता हूँ। आपको पहले ट्यून इंस्पायर करती है या फिर थीम? पहले थीम इंस्पायर करती है। ओके। सैड सॉन्ग लिखना ज़्यादा पसंद है या फिर रोमांटिक? ज़्यादा मज़ा आता है मुझे रोमांटिक लिखने में। कोई भी ऐसे लॉन्गेस्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब आपको कोई गीत लिखने में काफ़ी वक्त लगा हो? सबसे ज़्यादा वक्त मुझे लगा कि सुधीर मिश्रा की फिल्म थी दासदेव। हाँ। उसका गाना ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जीने की ख्वाहिश में मरना कहाँ है, इसको लिखने में ज़्यादा टाइम लगा। क्या कभी किसी प्रोड्यूसर की डेडलाइन ने आपको कुछ अमेजिंग लिखवा दिया है? उस डेडलाइन में आपने कुछ अमेजिंग लिख दिया है? डेडलाइन में तो मैंने तो उमा शंकर यादव एक प्रोड्यूसर हैं, और लोग शूट पे चले गए थे, मैं गाना नहीं लिखा था। अच्छा। एकदम डेडलाइन में मैं लिखा और बहुत अच्छा लिखा। दूसरा एक और मैं बोलना चाहूँगा कि श्रेया घोषाल के लिए मैंने एकदम डेडलाइन पे लिखा था। डेडलाइन पे लिखा जी। था। अगर आपको सिर्फ 3 शब्दों में अपनी जिंदगी एक्सप्लेन करनी हो तो आप क्या करेंगे?
संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही जीवन और वही फलसफा है। हाँ, तो डॉक्टर सागर, बहुत अच्छा लगा आज हमारी जो बातचीत हुई, हमारे और आपके बीच में आज जो फलसफा हुआ, और आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसके लिए आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी। मैं फलसफा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मंच पर आकर के मैं उन बातों को रख पाया जो बहुत सी बातें मैं भूल गया था। तो मैं उन बातों को याद दिलाने के लिए मैं फलसफा का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।